हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट 8 था आपका, उसी के आगे से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आपके 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। पढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। और हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलानकर सही उत्तर चुनिए। कपास, सिल्क, ऊन, रेयॉन, ये 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, ये थोड़ा छोटा है इसलिए मैं ऐसे आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें है, पहले में है तंतु, दूसरे में है सेलुलोजिक फाइबर, तीसरे में है गोंद के दाने जैसे तंतु और चौथे में है आपका वायु स्पेस युक्त मेडुला जो पृथक्करण बढ़ा रहा हो, ठीक है। तो अब हमको इसको इससे मैच करना है। तो मैं यहाँ पर इसके आगे आपको लिख दूँगी कि है क्या। ये जो है कपास की बात अगर हम करें तो कपास हमारा क्या है, सेलुलोज है, ठीक है। सिल्क क्या है आपका, एनिमल में है। देखें क्या क्या इसमें है। सेलुलोजिक फाइबर है, गोंद के दाने जैसा तंतु, वायु स्पेस युक्त मेडुला की बात, 3 परत की अगर बात आएगी कभी भी तो 3 परत में हम किसको ले लेंगे, वूल को, ठीक है। वूल अर्थात 3 परत है ना, चौथा, तो यहाँ पर आपका 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। सेलुलोजिक फाइबर में आपका करेक्ट हो जाएगा सेकंड। तो हम देखेंगे ए का दूसरा हमें किस ऑप्शन में मिलता है, तो ये हमें हमारे ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। तो इस तरह से अगर आप आंसर को खोजेंगे तो आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो कपास का था वनस्पतिक, ए का दूसरा हो गया, बी का हो गया तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो बी का हो गया हमारा तीसरा, ये गोंद के दाने जैसा स्पेस। और मैंने बताया था सिल्क में पाई जाने वाली गोंद जो होती है कौन सी होती है, सेरेसिन नामक गोंद होती है। तो यहाँ पे तीसरा हो गया। अब क्या बच रहा है, फर्स्ट बच रहा है। अब यहाँ पे रेयॉन की बात हम करते हैं, तो हम रेयॉन पे क्या लगा देंगे, यहाँ पर आपका तंतु, सिर्फ एक ही बचता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारा तंतु हो गया। तो सेलुलोज फाइबर कपास है, सिल्क क्या है, गोंद है। और मतलब इसमें गोंद कौन सी पाई जाती है, कितने परसेंट पाई जाती है, फैब्रिन 95% और 5% में सेरेसिन नामक गोंद और अन्य कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। और ऊन की बात करें तो 3 तरह की, मतलब कि जिस भी वूल की अगर 3 स्तर की बात अगर की जाएगी तो तुरंत आप उसको पकड़ लेंगे कि वो क्या है, हमारा वूल है। अगर इसी तरह देखें तो कॉटन की अगर जैसे किडनी की तरह शेप की बात हो या डॉग बोन शेप की बात होगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो हमारे कॉटन के सूत हैं, ओके। अगला प्रश्न है हमारा, दूध के उस अपमिश्रक का नाम क्या है जो कि इसमें आयोडीन घोल मिलाकर निर्धारित किया जाता है। चौक चूर्ण, स्टार्च, खनिज तेल, पानी। तो दूध के उस अपमिश्रक का नाम क्या है, मतलब दूध में जो एडल्ट्रेशन करते हैं, मिलावट करते हैं, तो उसको आयोडीन टेस्ट में कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसमें अगर दूध में स्टार्च मिला हुआ है तो उसमें आयोडीन जो सॉल्यूशन होता है उसकी कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, और जो अगर उसमें मिला हुआ है तो उसका रंग काला या नीले रंग का वो दिखाई देने लगता है। जैसे पोटैटो में आपने लैब में इस तरह का टेस्ट किया होगा कि पोटैटो पर जब डालेंगे हम अपना आयोडीन का सॉल्यूशन तो फिर उसमें पता चल जाता है कि इसमें स्टार्च है या नहीं। तो ये फूड एडल्ट्रेशन से आपका क्वेश्चन है। और टेस्ट उसमें कौन सा लगता है, उसमें आयोडीन टेस्ट होता है और किस पर होता है, स्टार्च पर होता है। मुद्रण के लिए पटल तैयार करने का सही क्रम क्या है, पटल को धोना, डिजाइन ट्रेस करना तथा मुद्रण हेतु पटल का अनुप्रयोग, धूप, कृत्रिम प्रकाश में ले जाना, पायस की परत चढ़ाना और सुखाना। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि मुद्रण जो ये आप पटल तैयार करने का सही क्रम क्या है, डिजाइन ट्रेस करना और मुद्रण हेतु पटल का उपयोग करना, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। प्रश्न देख लें आप एक बार फिर, मुद्रण के लिए, मुद्रण मतलब प्रिंटिंग के लिए पटल तैयार करने का सही उपयोग। तो जो स्क्रीन है ना, जो फ्रेम एक तरह का बड़ा सा तैयार किया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या, डिज़ाइन ट्रेस करेंगे,
फिर उसके बाद मुद्रण हेतु पटल को का अनुप्रयोग करना, ठीक है। तो मतलब उसी पटल का हम लोग क्या करेंगे कि उसको एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीन फॉर प्रिंटिंग, ओके, उसी हिसाब से लगाएंगे जिस हिसाब से हमें प्रिंटिंग करनी है। संसाधनों का उपयोग तुलनात्मक रूप से परिवार जीवन चक्र के चरण में होता है। संसाधनों का उपयोग शुरुआती, विस्तृत, सिकुड़न, सामान्य। तो ये कह रहा है कि उपयोग तुलनात्मक रूप से परिवार जीवन चक्र के चरण में कम होता है, कम की बात कर रहा है। तो कम की 3 अवस्था, अच्छा आंसर बता दूं, शुरुआती, विस्तृत, सिकुड़न, सामान्य। तो सबसे पहली वाली जो अवस्था होती है, जो बिगिनिंग स्टेज होती है, उसमें संसाधनों का सबसे कम प्रयोग होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कब होता है? जब विस्तृत होती है, ठीक है, जब एक्सटेंशन होता है फैमिली का। तो यहाँ पर 3 ही अवस्थाएं हैं, एक शुरुआती अवस्था है, एक आपकी विस्तृत अवस्था, सबसे 3 अवस्थाएं हैं। पहले में कौन सी है? बिगिनिंग है ना, फिर उसके बाद एक्सटेंशन है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन है। मतलब इस तरह से 3 अवस्थाएं हैं। मतलब शुरुआत करेंगे आप, विस्तृत करेंगे और लास्ट में कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़न। ये 3 प्रकार की अगर पारिवारिक जीवन चक्र की बात करें तो हम उसको 3 भागों में बांटते हैं। बैंक खाते का वह प्रकार कौन सा है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता? बचत खाता, सावधि जमा खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता। तो पहला इसी आपका ऑप्शन सही होता है, चालू खाता। मतलब करंट, जो आपका करंट अकाउंट होता है उस पर किसी तरह का ब्याज नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह प्रायः किसके द्वारा? बड़े बड़े उद्योगपतियों, व्यापारियों के लिए होता है और वो हरदम अपने पैसे को निकालते और डालते रहते हैं, इसलिए इस पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। एंड्रोगॉडी किसके शिक्षण का अध्ययन है? बालक के, किशोर के, युवा के, प्रौढ़ के। तो जब भी एंड्रोगॉजी शब्द है, इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले बता दें, लीड टू एडल्ट। क्या करता है? ये एडल्ट को लीड करता है, तो इसीलिए आप इसको एडल्ट एजुकेशन से याद रखेंगे। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है कि आंसर नंबर डी, ठीक है। एंड्रोगॉजी मतलब ये क्या है? जो एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षण अध्ययन है, इसी को हम एंड्रोगॉजी कहते हैं। अगर मैं एंड्रोगॉजी की बात करूं तो एंड्रोगॉजी जो है ये 1833 में, सन 1833 में अलेक्जेंडर, नोट करें आप, अलेक्जेंडर काफ ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है। और ये कहाँ के? यहाँ के जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ? किस देश के? जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। और इसका अर्थ क्या होता है? लीड टू एडल्ट। उसी तरह से पेडागॉजी है हमारा, और पेडागॉजी का भी अर्थ क्या है? लीड टू चिल्ड्रन। अगला है हमारा, बंगाल की कांथा कढ़ाई के मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है। जो कांथा कढ़ाई है उसमें किसका इस्तेमाल होता है? रनिंग कढ़ाई, हेरिंग बोन, शैडो कढ़ाई, फ्रेंच नॉट। तो इसमें आपकी जो रनिंग कढ़ाई है, रनिंग एम्ब्रॉयडरी है, उसका प्रयोग होता है, रनिंग टाँकों का प्रयोग होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारे वेस्ट मटीरियल है उनको यूज़ करने के लिए क्या वस्त्र बनाए जाते हैं, किस तरह की कढ़ाई होती है, तो आपकी बंगाल की कांथा और बिहार की सुजनी। कौन कौन सी? कांथा और कांथा तो आप जान गए पश्चिम बंगाल की, और बिहार की क्या? सुजनी, ठीक है, बिहार की सुजनी। ये दोनों क्या है? बहुत ही फेमस है, जो कि जो आपकी पुरानी साड़ियाँ होती कॉटन की, उनका प्रयोग करके उसको अंदर में उसको भर देते हैं और ऊपर से वहाँ पे साड़ी लगा करके फिर उसके बाद उस पर रनिंग स्टिच की जाती है। और इसी स्टिच को भी इन लोग बहुत ही सजावटी ढंग से प्रयोग करते हैं, जैसे कि पूरी स्टोरी टेलिंग, मतलब जैसे लॉर्ड कृष्णा की जीवन की गाथाएं और इस तरह के मतलब चित्र उस पर अंकित होते हैं। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण, डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण, आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण। तो ये जो है आपका यहाँ पे एक मिनट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है। डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? उसमें 21वें जोड़े गुणसूत्र में क्या होता है? 2 की बजाय 3 हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सब जोड़ी होती है तो 2 की होती है, हमारे में 46 होती है कुल गुणसूत्रों की संख्या, और ये क्या 23 जोड़े होते हैं। तो जो 21वां जो जोड़ा होता है उसमें 2 की जगह वहाँ क्या होते हैं? 3 हो जाते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या है? डाउन सिंड्रोम है,
ठीक हो जाते हैं और फिर उसके बजाय 3 हो जाते हैं, तो इससे कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। सामान्यतः बच्चों की तुलना में इस विकार से पीड़ित बच्चे जो इससे मतलब कि सफ़र करते हैं कौन से आपके डाउन सिंड्रोम से, उसमें क्या होता है, मानसिक और शारीरिक विकास उसका कैसा हो जाता है? बहुत धीमा हो जाता है। तो आप याद करे रहेंगे, अगर 21वां जोड़ा, अगर 21वें जोड़े की बात आती है तो वो क्या होता है, वहाँ पर डाउन सिंड्रोम उत्तर हो जाता है। और उसमें क्या हो जाता है, फिजिकली एंड मेंटली जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आधारीय सर्वेक्षण विधि की एक विधि है, मतलब आधारीय सर्वेक्षण विधि की 10 घंटे अनुस्मरण, 12 घंटे अनुस्मरण, 5 घंटे अनुस्मरण, 24 घंटे अनुस्मरण। तो यहाँ 24 आपका 24 आवर रिकॉल मेथड जो है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। मतलब आधारीय नहीं, ये आहारीय, डाइट सर्वे। ठीक है, कौन सा सर्वे? डाइट सर्वे। जो डाइट सर्वे करते हैं कि जैसे कि आप किस तरह का भोजन करते हैं, आपने खाने में क्या खाया, ये सारी चीज़ें जैसे बीमारी की स्थिति में इस तरह का सर्वे होता है। और बीमारी के नहीं, जैसे जनरल गवर्नमेंट अगर डेटा इकट्ठा कर रही है या कोई NGO है जो डेटा इकट्ठा कर रही है जिससे उससे पता चले कि किस चीज़ की डिफिशियंसी, किस चीज़ की अधिकता के कारण ऐसा रोग हो रहा है, या फिर हमारी जो RDA वगैरह बनती है ना, इसी तरह के सर्वे के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो 24 घंटे अनुस्मरण विधि में मतलब 24 आवर रिकॉल जो मेथड है उसमें होता क्या है कि पेशेंट जिसका हमें डेटा रिकॉर्ड करना है उससे कह देते हैं कि ठीक है, तो वो जब अगले दिन आता है तो उसको याद कर करके बताता जाता है कि मैंने ब्रेकफास्ट में ये खाया, लंच में ये खाया, डिनर में ये खाया है। लेकिन इसका एक क्या है, मतलब एक इसका बुरा इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, क्योंकि आपसे भी अगर कोई पूछे कल आपने क्या क्या खाया, तो आप बहुत सारी चीज़ें बता देंगे और कुछ चीज़ों को भूल जाएंगे। और ख़ास करके जिसकी ज़्यादा एज होती है तो वो तो कुछ ना कुछ ज़रूर स्किप कर देता है। तो इससे क्या होता है, डेटा बिल्कुल सही नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि जब आप बहुत लार्ज पॉपुलेशन का सर्वे कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चनर्स को हम लोग भरते हैं। पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त करते हैं क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, सोडा, सेट्रिक एसिड, इनमें से सभी। तो हाँ, क्लोरीन का भी, ब्लीचिंग पाउडर का भी, सोडा सेट्रिक एसिड का भी, इनमें से सभी। तो हम लोग पानी को शुद्ध करने के लिए इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है? कैलेंडरिंग, सिंक्रोनाइजिंग, मोयरिंग और सिल्वट रोधी परिसज्जा। तो यांत्रिक मतलब मैकेनिकल। ठीक है, तो यांत्रिक कौन सी नहीं है? तो कैलेंडरिंग भी है, सिंक्रोनाइजिंग भी है, मोयरिंग भी है। ठीक है, फिर उसके बाद सिल्वट रोधी परिसज्जा। तो ये सिल्वट रोधी परिसज्जा है, ये क्या है? यांत्रिक परिसज्जा ना होकर के ये कौन सी है? ये केमिकल आपकी फिनिश के अंतर्गत, केमिकल फिनिश भी नहीं, अगर देखें तो प्योर ये स्पेशल फिनिशेस होती हैं उनके अंतर्गत आती हैं। स्पेशल में भी कौन सी? केमिकल के अंतर्गत आती है। चाहे विशिष्ट परिसज्जाएँ कह लीजिए और चाहे इसको केमिकल के अंदर डाल दीजिए, जो भी आपको समझे। तो सिल्वट रोधी में क्या होता है, कपड़े में इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है कि उसके जो फाइबर्स होते हैं वो मुड़े नहीं। आप देखें हो सेंफोराइजिंग, इसको क्या कहते हैं? सेंफोराइजिंग। ठीक है, सेंफोराइजिंग परिसज्जा फिनिशेस कहते हैं इंग्लिश में इसको। कैलेंडरिंग में हम जानते ही हैं, गर्म रोलरों से गुजारते हैं कपड़े पर, क्या होता है? कड़ापन, चमक आ जाती है। सिंक्रोनाइजिंग में किसी दो क्रिया को एक साथ में किया जाता है, ये भी आपका मैकेनिकल है। और मोयरिंग में ये अक्सर सिल्क कर वस्त्र पर चमक लाने के लिए किया जाता है। मोयरिंग का ज़्यादातर सिल्क के लिए यूज़ होता है। प्रतिजैविक औषधि है एस्प्रिन, एनाल्जीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और थायरॉक्सिन। तो प्रतिजीविक मतलब एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक औषधि इसमें से कौन सी है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो हमारी एंटीबायोटिक औषधि है। किसी वस्त्र को सही फिटिंग देने हेतु सभी डार्ट किस दिशा में पॉइंट करती हैं? सामने बीच में, पीछे बीच में, वक्ष स्थल पर और कंधे की सिलाई की ओर। तो किसी दिशा में, मतलब जो डॉट्स हैं, जो आपके ब्लाउज पे इस तरह से डॉट्स पड़ी हुई होती हैं, तो सही फिटिंग देने के लिए वो किस दिशा में, सब ये इसी पॉइंट पर करती हैं ना, सब सेंटर पॉइंट पर। तो ये वक्ष स्थल पर क्या होती है, सारी चीज़ें पॉइंट करती हैं।
ठीक है। ये ब्लाउज़ के अगर इधर पड़ा इधर पड़ी, हाँ, तो इस तरह से क्या करती है, वक्षस्थल पर पॉइंट करती हैं। भोजन आवर्ती प्रश्नावली FFQ का मतलब फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनायर। कितनी बार दिन में भोजन किया आपने, वो वाला। भोजन और दीर्घकालीन रोगों में इसके संबंध में मूल्यांकन के अध्ययन में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त विधि है। FFQ भोजन और दीर्घकालीन रोगों से इसके संबंध के मूल्यांकन के अध्ययन में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त विधि है। महामारी विज्ञान, प्रायोगिक मध्यसूची, डेटाबेस। तो यहाँ पे जब हम फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनायर करते हैं तो जब प्रायोगिक अध्ययन करते हैं, मतलब जब प्रैक्टिकल हम लोग अध्ययन करते हैं, तब इसको ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली विधि है। बार बार मतलब लोगों से पूछ करके डेटा एकत्र करना कि आपने कितनी बार ये खाया, कितनी बार चाय पी, कितनी बार खाना खाया ना, तो फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है। ठीक है। इनमें से कौन सा गुण अच्छी परीक्षा का नहीं है? विषय परकता, मान्यता, विश्वसनीयता और वस्तुपरकता। विषय परक तो होना चाहिए, लेकिन वस्तुपरक क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होता है? वस्तुपरकता। ये भी होना चाहिए, मान्यता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? वस्तुपरकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग में किया जाता है बाटिक में, ठप्पा छपाई में, स्क्रीन छपाई में, और कौन सी है आपकी? बंधेज छपाई में। तो जो ये आपकी बाटिक क्रिया है उसमें पैराफिन मोम और क्या मधुमक्खी के मोम का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी में मतलब जब वैक्स वो छत्ता लगाती है ना, तो उसमें से वैक्स भी निकलता है। तो बाटिक की कला आप सब जानते ही हैं कि बाटिक जैसे करना है तो जो भी जहाँ पर हम नहीं चाहते कि यहाँ रंग ना चढ़े, तो वहाँ पे क्या करते हैं? उसको मोम लगा देते हैं। ठीक है, और वो वहाँ पर नहीं चढ़ता है। किसने प्रमाणित किया कि हवा एक मिश्रण है? न्यूटन, प्रिस्टले, लेवाइजर, डाल्टन। तो किसने प्रमाणित किया? तो ये लेवाइजर महोदय ने प्रमाणित किया कि हवा क्या है? एक मिश्रण है ना। सन 1770 में एंटनी लॉरेंट लेवाइजर, इनका नाम भी देख लीजिए आप, एंटनी लॉरेंट लेवाइजर। कौन सा ईयर है? 1770 में दहन की आधुनिक अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिसने दहन को फ्लोजिस्टन सिद्धांत का विस्थापित कर दिया। कौन सा सिद्धांत? फ्लोजिस्टन सिद्धांत को विस्थापित कर दिया। इसी सिद्धांत से व्याख्या करते हुए लेवाइजर ने प्रमाणित किया कि हवा विभिन्न गैसों का मिश्रण है, तथा यह भी कहा कि यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक जो दहन को सपोर्ट करती है और दूसरी जो दहन को सपोर्ट नहीं करती। दो भागों में बांटा है लेवाइजर महोदय ने। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होनी चाहिए? 12 माह के आसपास, 6 माह के आसपास, 4 माह के आसपास, या फिर 2 माह के आसपास? आपका 6 माह के आसपास। ठीक है। तो यहाँ पे ये जानते हैं आप लोग कि बच्चे के आहार में जो अनुपूरक भोजन होता है वो कितने दिन तक होना चाहिए? 6 माह के आसपास होना चाहिए, जिसके अंतर्गत क्या आता है? आपकी खिचड़ी आती है, दलिया आती है ना, ये सब। जब बच्चे बढ़ने लगते हैं तो उनको ऊपर से हम कुछ अनुपूरक आहार देते हैं, उसके द्वारा जिसके साथ उनकी कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता और विभिन्न विटामिन की आवश्यकता की पूर्ति हो पाए। क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके बॉडी की ग्रोथ ज़्यादा होती जाती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग से वो पूरी नहीं हो पाती है, तो उसके लिए सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। तुलना करने के लिए उपयोग में आने वाला माप है मूल्य, स्तर, लक्ष्य, दृष्टिकोण। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है तुलना करने वाला। आपका जो लक्ष्य है वो क्या है? स्तर। ठीक है। तुलना करने के लिए उपयोग में आने वाला माप क्या है? स्तर। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे उसका जिस प्रकार से उसका जीवन स्तर होगा, उसी से क्या होगा? हम उसकी तुलना कर पाते हैं।
ठीक है। स्तर मूल्य के क्या होते हैं? मापक होते हैं। मूल्यों को मापन किससे करते हैं? स्तर से हम करते हैं। हमारी किसी वस्तु में रुचियों की मात्रा और प्रकार निर्धारित करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि कितना संतोष प्राप्त हुआ। दूसरे शब्दों में स्तर वस्तुओं को नापने हेतु विचार प्रस्तुत करते हैं, कार्य करने का तरीका बताते हैं और हम जैसा चाहते हैं वैसा रहने का तरीका बताते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि स्तर क्या हैं? ये हमारे मूल्य के मापक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनको किस तरह की बीमारी है? पेलाग्रा, अनीमिया, उच्च रक्तचाप, अति तनाव। हाँ, तो जिसको क्या है, आपका हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर है, उनको क्या अचार और सॉस उनके खाने में नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, उनकी उसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है और हृदय रोग तथा गुर्दे की बीमारी के कारण भी क्या होता है, उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है। जैसे जिसको हार्ट की बीमारी है या फिर उसको रीनल डिजीज़ है, उसके कारण भी क्या हो जाता है, उच्च रक्तचाप होने की संभावना होती है। अच्छा, 120/80 आप सभी को पता होगा, mmHg। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया नॉर्मल। हाँ, और इसमें सिस्टोलिक, हाँ, 120 क्या है आपका सिस्टोलिक है और 80 क्या है, डिस्टोलिक है। ठीक है, नीचे वाले को डिस्टोलिक, ऊपर वाला सिस्टोलिक, तो ये तो आपको मालूम होगा। और ये जो है क्योंकि ये अधिक सोडियम, इसमें नमक का अधिक प्रयोग होता है, तो उससे क्या होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। ठीक है, रक्तचाप बढ़ जाता है, छाती में दर्द, बेचैनी और सिर में दर्द होने लगता है, हृदय की धड़कन ज़्यादा बढ़ जाती है आपके हाइपरटेंशन वाले मरीज को। व्याख्यान प्रदर्शन तरीके से क्या हासिल किया जा सकता है? व्याख्यान प्रदर्शन, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन। अंतर्दृष्टि अनुकूलन, मूर्त से अमूर्त कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आप जो यहाँ पर है, ये इसमें क्या होता है, अंतर्दृष्टि। जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन, व्याख्यान की बात कर रहा है, तो लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन से हमें क्या हासिल हो जाता है, उससे इंसाइट, मतलब कि अंतर्दृष्टि हासिल होती है। और यह एक कैसा प्रदर्शन है? विधि प्रदर्शन है। इसमें शिक्षण पद्धति है जिसका उपयोग किसी विचार को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। जैसे अब इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे क्लिप आर्ट, पोस्टर, पावर पॉइंट इत्यादि। ठीक है, तो व्याख्यान प्रदर्शन क्या है, अंतर्दृष्टि के अंतर्गत आता है। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों के उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाया हमने, ये ध्यान रखना है। फूड एडिटिव, फूड सप्लीमेंट, फर्मेंटेड फूड, फोर्टिफाइड फूड। तो अपोषणीय, ये ध्यान देखना, अगर पोषणीय होता, ठीक है, तब फिर आंसर चेंज हो जाता। ठीक है, तब वहाँ पे फूड सप्लीमेंट हो जाता अगर पोषणीय होता। तो अपोषणीय पदार्थ की बात की है तो वो किसके अंतर्गत, फूड एडिटिव के अंतर्गत आता है। भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाया जाता है। भोजन के पौष्टिकता एवं गुणवत्ता में कमी के कारण ये जो फूड एडल्ट्रेशन जो है, ये उसका बहुत ही बड़ा कारण है। ठीक है, तो फूड एडिटिव्स वो हैं जो कि जानबूझकर हमारे खाने में मिला दिए जाते हैं और वो हमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा कि आपके जैसे काली मिर्चें हैं तो उसमें पपाया सीड्स मिला दिया, और आपकी वो टर्मरिक है और उसमें कलर्स का यूज़ करते हैं, और रेड चिली पाउडर है उसमें ईंटों को पीस करके मिला देते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में, यहाँ तक कि धनिया में लोग बताते हैं कि काउडंग केक भी मिला देते हैं। तो अलग अलग इस तरह के एडिटिव्स की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आयोडीन की कमी के कारण होती है? स्कर्वी, बेरी, पेलाग्रा और गाइटर। तो हमारा हम सभी जानते हैं गाइटर किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है।
जिसमें हमारी थायराइड ग्लैंड क्या उसका साइज बढ़ जाता है। बेरी बेरी आपका किससे हो जाएगा, पेलाग्रा किससे, B1 की कमी से, बेरी बेरी पेलाग्रा B3 की कमी से, स्कर्वी विटामिन C की कमी से हो जाती है। इंडिगो किस प्रकार के रंजक का एक चिर परिचित उदाहरण है। इंडिगो बहुत बार मैं बता भी चुकी हूँ, अभी इससे पहले भी एक बार बताया था आपसे कि अगर इंडिगो आता है आंख बंद करके तुरंत आप वाइट डाइज पे जाएंगे। ठीक, तो जो आपका इंडिगो है वो वेट डाइज है का एक चिर परिचित उदाहरण है। वेट रंग सेलुलोज रेशों से निर्मित वस्त्रों को रंगने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। तो इंडिगो किसके अंतर्गत आता है, वेट डाई के अंतर्गत आता है। ये इसके अंदर का प्रकार पूछा है, तो वेट डाइज जो हैं वो इंडिगो के अंतर्गत आती हैं। ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसका कथन है, एक व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, यह किसका, ग्रास एवं क्रेंडल, राजमल P देवदास, कोर्टिजन और इरेन। तो इनको जो ये हैं व्यवहारिक विज्ञान वाले हैं कि इसमें जैसे कि मैंने उस दिन आपको बताया था कि राजमल P देवदास की बात करेंगे तो उसमें ग्रह व्यवस्था को बांध की संज्ञा दी। ओके, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो व्यवस्था कर पाते हैं तो उसमें आपके कोर्टिजन महोदय। ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान, ठीक है, व्यवहारिक विज्ञान में क्या है, कोर्टिजन महोदय। ठीक है, कोर्टिजन महोदय ने ग्रह व्यवस्था को एक व्यवहारिक विज्ञान कहा है। ये डिफिनीशन से कुछ आप थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे जो इम्पोर्टेंट हैं जो उनकी आप याद कर लें। ठीक, धन कैसा साधन है, मानवीय, अमानवीय, मानवीय तथा अमानवीय दोनों में से कोई नहीं। तो धन जो है आपका अमानवीय साधन है, ये मानवीय नहीं है, यहाँ हमारे अंदर धन नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा साधन है, अमानवीय साधन है। जख्म भरने में कौन सा तत्व शामिल है, कैल्शियम, सोडियम, जस्ता, मैग्नीशियम। तो जख्म भरने के लिए हमें किस चीज़ की, जिंक की आवश्यकता होती है, मतलब हीलिंग करने के लिए विटामिन C भी साथ में, अगर विटामिन C होता तो हम उस पर टिक लगाते। भोजन में पर्याप्त मात्रा में जस्ता मतलब विटामिन वो जिंक उपस्थित हो तो घाव शीघ्रता से भरते हैं। जस्ते के कारण ऊतक के कोलेजन संश्लेषण मतलब ऊतक में जो कोलेजन का निर्माण होता है वो जल्दी से हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो वाउंड हीलिंग है मतलब घाव जल्दी से भर जाता है। कार्बोनिक एल्डिहाइड्रोजन, ये जो जिंक जो है कार्बोनिक एंडाइहाइड्रोजन का मुख्य तत्व है। अगला प्रश्न है, ड्रेसिंग के प्रकार हैं, मतलब पट्टी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ड्रेसिंग के दो प्रकार के प्रकार हैं, एक आपकी सूखी पट्टी हो गई, एक आपकी सूखी पट्टी हो गई और दूसरी क्या हो गई, ना चिपकने वाली पट्टी। ठीक है, तो ये दो प्रकार की पट्टी हो गई, सूखी पट्टी और ना चिपकने वाली पट्टी। तो इसमें आपका आंसर नंबर D करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, पालक में लौह अंश सबसे अधिक है लेकिन इसकी जैविक उपलब्धता उतनी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से निम्न में से इसकी वजह से निम्न में से किसकी उपस्थिति, ऑक्सलेट, फाइटेट्स, फाइबर, क्लोरीन। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ये पालक की बात यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारा, ऑक्सलेट्स के कारण। ठीक है, अभी मैं आपको चारों को क्लियर करूँगी। तो आपने एक कैल्शियम ऑक्सलेट का नाम सुना होगा। तो पालक में लौह अंश सबसे अधिक होता है लेकिन उसकी जैव उपलब्धता उतनी अच्छी नहीं होती है, किस कारण से, ऑक्सलेट्स की अधिकता से। ठीक है, इसमें आयरन अधिक होता है। ठीक है, तो आयरन अधिक होने के कारण ये जो GLVs जितनी है हमारी वो ऑक्सलेट्स की बहुत अच्छी, और ये सब क्या एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं,
ये आपके ऑक्सलेट और फाइटेट्स, ठीक है। लेकिन क्लोरोफिल और फाइबर एंटी न्यूट्रिशनल नहीं है। तो ये आपकी क्या हो गई GLVs, ठीक है। तो GLV में क्या पाया जाता है, ऑक्सलेट्स पाया जाता है, जो कि आप पथरी का नाम आपने सुना होगा ना कि पथरी हो जाती है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वो पथरी का एक दूसरा नाम भी है स्टोन, जहाँ कहाँ की इसके कारण से क्या हो जाता है, गुर्दे की पथरी भी हो जाती है। फाइटेट्स क्या हैं, ये हमारे होल ग्रेन्स, मतलब जितने ग्रेन्स पल्सेस, इन सभी में फाइटेट्स पाए जाते हैं। ये भी अपोषणीय पदार्थ हैं जो कि उसके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। कैल्शियम और आयरन दोनों के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। फाइबर्स खाने में ये हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं। सेल्यूलोज जो होते हैं ना, वही क्या है, हमारे फाइबर्स हैं, और उसको क्या होता है, वो खाते हैं, वो तो हमारे गट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं और एक्स्ट्रा फैट भी हमारी बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं। क्लोरोफिल, जितनी भी हरी चीज़ें हैं उनमें क्लोरोफिल पाई जाती हैं। विटामिन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सलेट हो जाएगा। अब आप याद रखेंगे ऑक्सलेट जब भी GLV कोई भी, जैसे पालक हमारी GLV ना, तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सलेट करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर इसी की जगह किसी ग्रेन की बात या पल्सेस की बात की गई होती तो तब आंसर फाइटेट्स में चेंज हो जाता है, जो कि हमारे बॉडी में जो ऐसे चीज़ों के जो न्यूट्रिशनल जो हमने खाया न्यूट्रिएंट, उसके क्या करता है, उसके अवशोषण को अवरुद्ध करता है। विटामिन डी बढ़ाता है आंत में कैल्शियम के अवशोषण को, दृष्टि को, बुद्धि को, जल ग्रहण को। तो कैल्शियम, विटामिन डी आपका क्या बढ़ाएगा, विटामिन डी बढ़ाएगा आंत में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। अगला है स्टेरॉइड में एक चक्र वलय होता है जो कहलाता है, स्टेरॉइड्स में साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफिनेंथ्रीन, पेटेनो परहाइड्रोफिनेंथ्रीन, साइक्लो परहाइड्रोफिनेंथीन, फिनेंथीन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर बी, हाँ, आपका पेटेनो परहाइड्रोफिनेंथ्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये स्टेरॉइड में एक चक्र वलय होता है जिसे पेटेना परहाइड्रोफिनेंथ्रीन कहते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, रोलर छपाई की बात हम करें कि वस्त्र छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ किसके द्वारा की जाती है। तो रोलर छपाई तो वो होती है, लेकिन उसी का जो टाइप है डुप्ले छपाई, डुप्ले छपाई उसी के अंतर्गत ये आता है। चुकंदर में पाया, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है, ये तो आप याद कर लीजिए। आलू में क्या पाया जाता है, चुकंदर में क्या पाया जाता है, आपका टमाटर में क्या पाया जाता है, क्या है, एंथोजेंथीन, ठीक है। और लाइकोपीन की अगर यहाँ पर बात करें, क्लोरोफिल की बात करें, बिटालिन्स की बात करें, तो इन सारी चीज़ों को आप याद करके रख लें कि किसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है। स्त्री को गर्भावस्था की अवधि संभावित होती है 260 दिन, 270 दिन, 290 दिन, 280 दिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है 280 दिन। सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य है ग्रामीण उद्योगों का विकास, शिक्षा सुविधा, सामुदायिक सुविधा और उपयुक्त सभी। जब इस तरह के प्रश्न आपको दिखें सामुदायिक विकास योजना वाले, तो उसको क्या कर लेंगे, वहाँ पे हम कहेंगे उपयुक्त सभी, ठीक है। तो सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य क्या था, भारतीय ग्रामीण जनता के सम्मुख भूख, बीमारी, अज्ञानता, अंधविश्वास एवं आलस्य, ये 5 भयानक चीज़ें हैं जो कि भारत के विकास में बाधक हैं। और सामान्य उद्देश्य ग्रामीण उद्योगों का विकास एवं प्रेरणा देना था, मनोरंजन की सुविधा, शिक्षा की व्यवस्था आदि को करना था। तो ये जो है सामुदायिक उद्योगों का विकास यहाँ पर करेक्ट, इसका ये जो है उपयुक्त सभी उसके एम्स के अंतर्गत आ रहे हैं। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम माल्टेज, एमाइलेज, सुक्रेज, लैक्टेज। तो आपका लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है, एमाइलेज, ठीक। यहाँ पे ये लार में पाया जाता है। जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताएं जिसे कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मतलब कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वो कौन है भाई, वो क्या है, बैक्टीरिया, ठीक। अगर बात करते
कि उसमें क्या लगता है, जैम उसमें बैक्टीरिया है ना, अगर ब्रेड में और इन सारी चीज़ों में कौन सा बैक्टीरिया लगता है, तब हम मोल्ड्स की बात करते हैं। ठीक। कला के तत्व, कला के कितने तत्व होते हैं? आधारीय तत्व 5 होते हैं। उसके अलावा अगर और भी थोड़ी देखे जाए तो तब हमारे कौन से हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको आधारीय 5, तो 5 या 7 है, तो यहाँ पर आंसर नंबर बी है। इसको 4 को आप 5 बना लें और यही करेक्ट आंसर है। कला के तत्व कितने हैं? 5 हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेखा, रंग हो गया, बनावट हो गया, आपका आकार हो गया, और उसके साथ ही साथ फॉर्म भी आ जाता है। ठीक है, स्वरूप भी उसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये 5 क्या है? हमारे कला के तत्व तो हैं ही, और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो नमूना, प्रकाश तथा रिक्त स्थान, इसको लेकर के कुल 7 तत्व आपके 7 तत्व हो गए। तो अगर आधारीय पूछेगा तो 5 आ जाएगा, और वैसे पूछता तो 7 आ जाता है। इसमें कोई और ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पर 5 करेक्ट होता है। लेकिन कला के तत्व 5 तो होते ही हैं, लेकिन अगर आप देखें कि ऑप्शन में नहीं है, तब आप ये समझ लें कि इन्होंने रेखा, रंग, बनावट और आकार, ठीक है, तो आपका उसमें क्या होता है? लाइन आ गई, कलर आ गया आपका, ठीक है, बनावट में टेक्सचर आ गया, और उसके बाद आकार में आपका फॉर्म आ गया, शेप और फॉर्म आ गया। तो इस तरह से इन्होंने 4 को माना है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम 5 की बात करते हैं कि जो कला के आधारीय तत्व हैं वो कितने हैं? हमारे 5 हैं। और उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा, जैसे खाली स्थान को भी ऐड कर लेते हैं और पैटर्न्स को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 7 हो जाते हैं, लेकिन मेनली जो है हमारे वो 5 हैं। चूने वाला पान खाने से का ग्रहण अधिक होता है? कैल्शियम का, फास्फोरस का, आयरन का, इनमें से कोई नहीं। तो चूने वाला पान अगर हम खा लेंगे तो किस चीज़ का अधिग्रहण हो जाएगा? वो हमारे कैल्शियम का अधिग्रहण हो जाएगा। चूना पत्थर हमारा क्या है? कैल्शियम। अगला प्रश्न है, एक व्यायाम के दौरान एक व्यायामी को, मतलब जब एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम, एक व्यायामी को जितना पसीना निकले उतना द्रव लेना चाहिए, जितना पसीना और मूत्र विसर्जन से हो उतना द्रव लेना चाहिए, पसीने से दुगना पानी पीना चाहिए, खपत जितनी हो पूरे दिन में पानी पीना चाहिए। खपत जितनी हो पूरे दिन में पानी पीना चाहिए। तो व्यायाम के दौरान एक व्यायामी को जितना हो पूरे दिन में पानी पीना चाहिए। व्यायाम करते समय या उसको करने के तुरंत बाद ना तो नहाना चाहिए और ना ही पानी पीना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। आपको जितने आपकी आवश्यकता है बॉडी की, जैसे एक दिन में कितना पानी पिए, कम से कम 4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। ठीक है, मारथंडम की बात करें अगर हम, कि मारथंडम, तो इसको हमेशा याद करें। आप देखिए, चलिए, मारथंडम परीक्षण किसके द्वारा शुरू हुआ? बर्लो, डॉक्टर स्पेंसर हैच, अल्बर्ट मेयर, गांधी जी। तो ये किसके द्वारा? डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा मारथंडम प्रयास किया गया। अच्छा, मारथंडम ये ट्रावनकोर में यह संस्था 1921, कब? 1921 ईसाई मिशन के अंतर्गत कार्य करती है। इसका संचालन अमेरिका के डॉक्टर स्पेंसर हैच द्वारा किया गया था। यह कार्यक्रम स्वयं अपनी मदद, ठीक है, किसके द्वारा? स्वयं अपनी मदद, मतलब सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट लिया गया था। इसका उद्देश्य शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का विकास करना है। तो ये हो गया आपका मारथंडम के अंतर्गत आया हुआ। तो ये कब? 1921 में किया गया था। मारथंडम के लिए जो प्रयास किया गया, कब किया गया? 1921 में। और किसके द्वारा? अमेरिका के डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा।
हैच के द्वारा। अगला है सुधार घर में बाल अपराधी बालकों को अधिक से अधिक कितने वर्षों तक रखा जा सकता है? 3 वर्ष, 1 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। तो जो सुधार घर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने 7 वर्ष तक रखा जा सकता है। उसमें किशोर सुधार मतलब ये 2 प्रकार का है आपका, किशोर सुधार गृह और वयस्क सुधार गृह। यहाँ बालकों को विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे सिखाए जाते हैं। सुधार गृह जब अपराधी हल स्कूल में कमाने के लिए कोई धंधा सीख लेते हैं तो वो अपराध करना छोड़ देते हैं। यहाँ पर बालकों को अधिकतम 7 वर्षों के लिए रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है स्केल जिसे सिमेट्रिकल स्केल भी कहते हैं वो स्टेपल स्केल, बलपूर्ण स्केल, लिकर्ट स्केल, अपेक्षाकृत स्केल। तो यहाँ पर आपका लिकर्ट स्केल करेक्ट आंसर होता है, आंसर नंबर सी। वो क्या है? जो ये हमारी सिमेट्रिकल जो स्केल है उसको लिकर्ट स्केल के नाम से भी हम जानते हैं। गर्भाधान के 2 सप्ताह की अवस्था को क्या कहते हैं? ठीक है, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और आपकी फीटस की अवस्था। तो जो सबसे पहले इस चीज़ से आप याद रखें, बीजावस्था तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो गर्भाधान से आपकी जो 2 सप्ताह तक की अवस्था जो होती है वो क्या होती है? बीजावस्था सबसे पहली अवस्था है। ठीक है, फिर उसके बाद भ्रूणावस्था, फिर उसके बाद डिम्बावस्था, फिर भ्रूणावस्था। तो यहाँ पे बीजावस्था का दिया हुआ है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? आपकी बीजा अवस्था। तो जो स्त्री की गर्भावस्था को सामान्यतः 3 अवस्थाओं में विभाजित किया, जिसमें बीजावस्था गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की अवधि तक, दूसरे में आपकी भ्रूणावस्था, तीसरे सप्ताह से 2 माह की अवस्था को गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। सबसे पहले बीजावस्था, दूसरे में भ्रूणावस्था, फिर उसके बाद तीसरी अवस्था कौन सी? गर्भकालीन आपकी अवस्था, जो 3 माह से लेकर के जन्म तक की होती है। इसको एकदम आप याद कर लीजिए, भूलिए मत, अवस्थाओं से प्रश्न जरूर से जरूर आएंगे। प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि है, प्रदर्शन विधि, परिपत्र, घर पर भेंट और टीवी। तो प्रसार शिक्षण की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि क्या है? व्यक्तिगत पहुंच की। जैसे मतलब कि एक एक व्यक्ति तक आपको पहुंचना है तो हम क्या करेंगे? भेंट वार्ता करते हैं, घर पर भेंट करेंगे एक एक व्यक्ति से। और जैसे इलेक्शन में नेता लोग क्या एक एक वोट के लिए एक एक घर के एक एक सदस्य को क्या करते हैं? कन्विंस करते हैं। उसी तरह से जो प्रसार कार्यकर्ता है उनको भी ऐसे ही एक एक लोगों तक जब व्यक्तिगत वार्तालाप करनी होती है तो इस तरह से मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिचालक द्वारा एक बार सैकड़ों कपड़े ये इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि इसमें ये पूछ रहा है कि वो कौन सा मतलब मशीन है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक बार में सैकड़ों कपड़े समाप्त कर देती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? टनल फिशर। क्या है? टनल फिशर। तो फिनिशर। तो इसमें जो सैकड़ों कपड़े क्या कर देती है? समाप्त नहीं कर देती, काट के उसको क्या करती है? प्रेस करने का कार्य करती है। ठीक है, तो वो क्या है आपका? टनल फिनिशर। मतलब कपड़े में जो थोड़ी बहुत जो भी कमी होगी तो बहुत बड़ा सा एक ड्रम जैसा वो होता है और उसमें बहुत सारे कपड़े एक साथ लगा दिए जाते हैं, फिर वो घूमता है और उसमें फिनिशिंग कपड़े में आ जाती है। तो ये ऐसे कॉमन आपको नहीं, ये गारमेंट इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि: उबालना, आसवन, अवक्षेपण, क्लोरीनीकरण। तो जो इसमें है हम लोग घर पे क्या करते हैं? आसवन विधि भी नहीं करते, अवक्षेपण भी नहीं, क्लोरीनीकरण भी नहीं। क्या सबसे इजी क्या होता है? कोई बीमार हो जाता है, अब तो फिल्टर आ गया तो अब लोग फिल्टर का पानी पीने लगे। नहीं तो फिर जैसे ही कुछ फीवर होता था, टाइफाइड होता था, किसी तरह का इन्फेक्शन होता था और ऑपरेशन की बाद की स्टेज होती थी तो उसमें क्या करते थे? पानी को बॉयल करके रखते थे और पेशेंट को पानी वैसा ही दिया जाता था। आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में मांस, मछली और दूध उत्पादनों का भंडारण कितना रखा जाता है? आमतौर पर मतलब जनरली 1 से 2 दिन, 1 से 2 सप्ताह, 3 से 4 सप्ताह या फिर 12 माह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होता है? भंडारण में कितने दिन के लिए रखा जाता है? 1 से 2 दिन के लिए रखा जाता है, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं। परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए। परिचारिका को क्या को ज्ञान होना चाहिए? कोमल तथा हंसमुख, कठोर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है इनमें से कोई नहीं।
तो परिचारिका को जो होती है मतलब रोगी की देखभाल करने वाली, तो न कोमल तथा हंसमुख कठोर, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं, ज्ञान की बात पूछ रहा है, व्यवहार नहीं पूछ रहा है, ज्ञान पूछ रहा है। तो ज्ञान कैसा होना चाहिए, उसको रोगी के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। ठीक है, तो रोग विषय के बारे में प्राथमिक ज्ञान की आवश्यकता हो। इस प्रकार का समुचित ज्ञान होने की स्थिति में वह रोगी द्वारा कुछ लक्षण प्रकट करने पर ही उन लक्षणों से संबंधित आकस्मिक रोग का अनुमान लगा सकती है। ठीक है, तो परिचारिका का क्या कार्य, रोगी का उपचार तो नहीं करती लेकिन रोगी का देखभाल करती है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो क्या होना चाहिए, उसको प्राथमिक अपने मतलब रोग के विषय में प्राथमिक ज्ञान अवश्य होना चाहिए। सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित होने का अधिकार क्या कहलाता है, सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित होने का अधिकार क्या कहलाता है, सुरक्षा का अधिकार। और सब यहाँ पर पहला ही क्या है, आंसर आपका सही है, सुरक्षा का अधिकार। स्थानांतरण का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार, तो नहीं, ये सब कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है आपका कि सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित होने का अधिकार सुरक्षा का अधिकार कहलाता है। ये कंज्यूमर राइट्स के अंतर्गत है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, राइट टू सेफ्टी। ठीक, फिर उसके बाद है आपका खाए खांसी का उद्भवन अवधि 10 दिन होती है और किस कारण होती है, जो खांसी होती है उसकी उद्भवन अवधि कितने दिन की होती है, तो ये होती है आपकी बोर्डेल्टा पर्ट्यूसियस, किसके कारण होती है, 10 दिन की होती है। और बोर्डेल्टा पर्ट्यूसिस और पर्ट्यूसिस बेसिलस माइक्रोबैक्टीरियम और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होता है बर्डेटेल्ला पर्ट्यूसिस। ठीक है, तो इसकी जो उद्भवन मतलब शुरू कब होते हैं, 10 दिन की होती है। और कुकर खांसी विशेषकर बच्चों में एक विशेष कीटाणु द्वारा फैलती हैं। अधिक दिन तक रोगी रहने से दुर्बल बच्चों को निमोनिया भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। तो ये किसके कारण, ये कौन सी खांसी की बात हो रही है, कुकर खांसी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको बर्टेल्ला पर्ट्यूसिस। ठीक है, कुकर खांसी मतलब डॉगी जैसा लगता है ना तो उस डॉगी का नाम हम लोग क्या रख दे रहे हैं, बर्टेल्ला। ठीक है, तो बर्टेल्ला डॉगी जो है, बर्टेल्ला से डॉगी खांसी होती है। पर्ट्यूसिस तो हम लोग तो ये तो पर्ट्यूसिस तो हम लोग सुना हुआ वर्ड है, और बर्टेल्ला में क्या हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, बोलने में ही दिक्कत हो रही है, तो हम लोग उसका नाम ही रख देते हैं उस डॉगी का, बर्टेल्ला। तो आप इससे बर्टेल्ला से आप याद रखेंगे कुकर खांसी। चावल और दालों को अलग अलग खाने की अपेक्षा खिचड़ी जो दाल चावल से बनती है उसमें अधिक पौष्टिकता होती है। क्यों, किस लिए, दाल में लाइसिन प्रदान करता है जो चावल में कम है, चावल में मिथियोनिन प्रदान करता है जो दाल में कम है, चावल विटामिन सी प्रदान करता है जो दाल में कम है। और ये डी ऑप्शन जो है वो क्या है, ए और बी दोनों सही। तो भाई बिल्कुल सही, दोनों सही है ना, कि दाल लाइसिन प्रदान करता है। दाल में क्या, लाइसिन पाई जाती है जो कि चावल में नहीं होती है, और चावल में मिथियोनिन पाई जाती है। ये अमीनो एसिड्स की बात है, तो उससे क्या होगा, अमीनो एसिड मिथियोनिन पाया जाता है, तो इन दोनों को मिला दिया तो हमें अलाइसिन भी मिल गई, मिथियोनिन भी मिल गई। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है। आजकल सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली प्रशीतक गैस कौन सी है। इसमें से आपका ये क्वेश्चन बहुत तरह से एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल हमको भूलना नहीं है। फ्रेऑन 12 है, ये क्या है आपका ऑक्सीजन रेफ्रिजरेटर में डाली जाने वाली गैस है फ्रेऑन 12। ठीक, निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले सिर व पैर के केंद्रीय भागों के विकास से निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, जिसका उदाहरण निकट दूर विकास क्रम में पेट व धड़ का विकास, सिर व पैर का विकास, दौड़ना व चलना, इनमें से सभी। ठीक है, निकट दूर विकास के क्रम में। तो यहाँ पे निकट से दूर, तो सिर व पैर का
विकास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाता है, सिर व पैर का विकास। ठीक, तो निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले सिर व पैर की केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है। तत्पश्चात अपने हाथ व शरीर के अन्य सभी अंगों का विकास क्रमवार होता है। ठीक है, मतलब जो चीज़ें पास में होती हैं वो जल्दी, और पैर क्या होता है, देर में होता है। तो निकट से दूर विकास के क्रम में ऐसा होता है। बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना क्या है, पूर्व मधुमेह, प्री क्लैम्सिया, गर्भावस्था मधुमेह या एक्लैम्सिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर होता है गर्भावस्था मधुमेह। ठीक है, बिना मधुमेह वाली औरतें, मतलब जिसमें कि डायबिटीज़ उनको नहीं है। ठीक है, उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना गर्भावस्था मधुमेह कहलाता है। गर्भवती स्त्री के मूत्र की जांच अवश्य की जानी चाहिए। गर्भावस्था में हाइपरथायराइडिज्म, मतलब थायराइड की स्थिति में भी मूत्र में शर्करा निकलने लगती है। कभी कभी मधुमेह के अतिरिक्त अन्य बीमारियों से भी मूत्र में ग्लूकोज या उत्सर्जन होने लगता है, जैसे पेंटोसूरिया तथा ल्यूटोसूरिया की स्थिति में। यदि मूत्र तथा रक्त दोनों में ही अधिक ग्लूकोज की उपस्थिति हो तो निश्चय पूर्वक समझना चाहिए कि मधुमेह है। ठीक है, तो इसमें क्या, अगर ब्लड और किसमें, यूरिन दोनों में ही ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज की उपस्थिति हो तो तब समझ लिया जाता है कि मधुमेह हो गया है। तो प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी वो अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होती है, वसा के, प्रोटीन के, ग्लूकोज के, ग्लाइकोजन के। तो हम सभी जानते हैं क्या कि 1 ग्राम वसा कितने कैलोरी देता है एनर्जी, 1 ग्राम वसा देता है 9 कैलोरी एनर्जी देता है। अगला प्रश्न है हमारा, अल्पाका रेशों की व्युत्पत्ति किससे होती है, भेड़ से, बकरी से, ऊंट से, खरगोश से। तो जो अल्पाका रेशों की व्युत्पत्ति है ये भेड़ के बालों से, ये मुख्यतः पेरू प्रदेश में पाई जाती है। यह जानवर लामा के समान दिखाई पड़ती है, परंतु यह लामा से थोड़ा छोटा होता है। इसके बाल लंबे, कोमल व घने होते हैं। इनके बालों की लंबाई 10 से 12 इंच तक होती है। इनसे रोएदार वस्त्र व कोट बनाए जाते हैं। ठीक है, अल्पाका नामक भेड़। 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि दी जाती है, शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि। शेफर और सिल्वेस्टर इसमें दिया हुआ है 2, और इसके आगे इसमें नहीं दिया हुआ है। तो 5 वर्ष से शेफर विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है, 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को कृत्रिम श्वसन की शेफर विधि दी जाती है। इस विधि में व्यक्ति के कोट आदि वस्त्र उतार दिए जाते हैं। रोगी को पेट के बल लिटाकर एक सिर के एक करवट पेट की ओर रखा जाता है। शरीर को सिर की ओर सीधा फैला दिया जाता है। तो 5 वर्ष से अधिक के लोग हैं तब उसमें क्या, शेफर विधि का प्रयोग होता है। इसमें 3 क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, उसको मैं ओरली कर देती हूँ तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें अगला प्रश्न है आपका कि जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी द्योतक है। अच्छा, जापानी पुष्प सज्जा जो है हमारी उसमें सबसे ज़्यादा क्या, जो इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी द्योतक है, स्वर्ग की, मनुष्य की, पृथ्वी की, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो मैंने बोला आपसे, किसकी, स्वर्ग की। इकेबाना में जो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ी टहनी है वो क्या है, स्वर्ग की द्योतक है। गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन की आवश्यक, ये प्रश्न छोड़िए, इसको मैं करा चुकी हूँ। फिर इसमें देख लेते हैं कि इसमें पूछा है इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है। समय योजना मौसम के अनुसार होनी चाहिए।
समय योजना कठोर होनी चाहिए, सामूहिकरण से समय की बचत होती है, समय योजना लचीली होनी चाहिए। तो इसने पूछा है कि कौन सा असत्य है, तो समय योजना कठोर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें समय योजना कैसी होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए। क्या कठोर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो पूछा था कि कौन सा असत्य है, तो इसीलिए यहाँ पर बी वाला करेक्ट है। अच्छा सही क्या है, समय योजना मौसम के अनुसार हो, ठीक है। और जो भी क्या होना चाहिए, सामूहिकरण के समय क्या से समय की क्या होती है, बचत होती है। और समय योजना कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। तो ये सब भी किसी हर योजना के गुण हैं, ठीक है। तो लचीलापन और समय के अनुसार हो और अनुकूल हो, तो ये सब अच्छी बात है। लेकिन कोई भी चीज़ प्लानिंग कभी भी कठोर नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। ओके, तो इसी के साथ आपके 125 क्वेश्चन आज पूरे कंप्लीट होते हैं। कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आप सब पढ़ें, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बच्चों से बताएं और शेयर करें। ओके, बाय बाय।